वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 6 मार्च 2025 और 6 मार्च 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने वन्य जीव बचाव केंद्र वन तारा का किया उद्घाटन उद्घाटन ब्लू घोस्ट लैंडर, चांद पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान और आदित्य एल1 ने अपनी पहली सौर ज्वाला कर्नेल की छवि कैद की है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी एसएसजीडी पटवार रेलवे वीडियो कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए क्लास रामबाण साबित है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। एक बार सभी साथी करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो विदर्भ की टीम ने। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? 9 से 12 मार्च। बेंगलुरु ओपन एटीपी 125 चैलेंजर्स 2025 में सिंगल्स खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ब्रेंडन होल्ट ने। तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना में किस फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी तैनात होने वाली पहली महिला पायलट बनी? तो ये बनी है जगुआर में फाइटर जेट में। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 से 6 मार्च 2025 तक कहां आयोजित होने वाली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया? बार्सिलोना। किसे राजस्व विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो अजय सेठ को। और 1 मार्च 2025 को भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर मयंक शर्मा को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया और आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मार्च फरवरी महीना कंप्लीट हो गया और मैं जल्द ही आपके लिए आज वर्तमान में कौन क्या की ताजा अपडेट आपको देने वाला हूं। तो ये है अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज 2025 की। इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको मिल चुका है और अच्छे तरीके से आपको लगातार है मिल भी रहा है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास बिना वक्त जाया किए। करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वनतारा एक उन्नत पशु बचाव और एक संरक्षण और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी अभी ताजा 2 दिन पहले ही गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। तो वहां पर उन्होंने वनतारा एक उन्नत पशु बचाव और एक संरक्षण और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया है। कहां पर है? गुजरात के अंदर। कहां पर किया है? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के अंदर। ये देखो तस्वीर में उन्होंने पशु और जो वन्य जीव संरक्षण है उसी के क्षेत्र में उन्होंने इस वनतारा क्षेत्र का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के जामनगर में वनतारा एक उन्नत पशु बचाव और एक संरक्षण और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। इस यात्रा का उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण और भारत के लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के प्रयासों को रेखांकित करना था। और अभी हाल में वन्य जीव दिवस भी बनाया गया 3 मार्च को। 3 मार्च को वन्य जीव दिवस भी बनाया गया था। उसी के उद्देश्य है कि वन्य जीव संरक्षण और भारत के लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के प्रयासों को रेखांकित करना, ये मुख्य उद्देश्य रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदित्य एल1 मिशन से संबंधित नहीं है? कौन सा कथन है आदित्य एल1 मिशन से संबंधित नहीं है? आपको कुछ याद आ रहा होगा आदित्य एल1 के बारे में। चंद्रयान 3 तो गया था चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए, लेकिन जो आदित्य एल1 है वो गया था सूर्य का अध्ययन करने के लिए। तो आपको याद होगी तारीख 2 सितंबर 2023 को आदित्य एल1 लॉन्च हुआ था इसरो के द्वारा। तो इसमें देखो आदित्य एल1 मिशन ने सूर्य की सतह पर सौर ज्वाला कर्नेल की छवि कैद की है। बिल्कुल, ये तो कथन बिल्कुल सही है। आदित्य एल1 मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही है। आदित्य एल1 मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करता है। बिल्कुल सही है। आदित्य एल1 मिशन का उद्देश्य केवल चंद्रमा के अध्ययन पर नहीं है। ये तो चंद्रमा पर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो सूर्य का अध्ययन करना गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 4 नंबर। देखो इसकी डिटेल पूरी, ये देखो तस्वीर में सबसे पहले आप आदित्य एल1। आदित्य एल1 मिशन भारत की पहले समर्पित सौर वेधशाला ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए सूर्य की सतह पर एक दुर्लभ सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि
कैद की है, क्योंकि 2 सितंबर 2023 को जब ये लॉन्च हुआ और ये कहां पर जब पहुंचा, ये पहुंचा था 6 जनवरी 2024 को पहुंचा था अपना सूर्य पर। तो ये देखो, प्रक्षेपण तिथि 2 सितंबर 2023, कक्षा में स्थापना 6 जनवरी 2024, स्थापना बिंदु है वो है लैग्रेंज बिंदु L1, यानी कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर, और उद्देश्य इसका बिना किसी ग्रहण या बाधा के सूर्य का निरंतर अध्ययन करना, ये इसका उद्देश्य है। यानी कि ये सूर्य के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेगा। अब ये वहां पर पूरी जानकारी धीरे धीरे ले रहा है। उसने पहली बात बताई भी सूर्य की सतह पर एक दुर्लभ है सौर ज्वाला कर्नेल की छवि कैद की है। ये अपने पढ़ने पड़ेंगे साथ साथ में। IM-2 मिशन, जिसे 26 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था, चंद्र अन्वेषण में किस क्षेत्र को लक्षित करता है? IM-2 मिशन है जिसे 26 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था, और ये चंद्र अन्वेषण में किस क्षेत्र को लक्षित करता है? तो ये करता है मॉन्सो माउंटेन क्षेत्र को, यानी कि चंद्र का जो दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र है उसको ये लक्षित करता है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि धीरे धीरे लगभग नासा वगैरह है, इसरो है, सब ने अब चंद्रमा पर काम करना शुरू कर दिया, सब कुछ सारे चंद्रमा पर लगे। तो नासा का IM-2 मिशन जो 26 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ, इसने चंद्र दक्षिणी ध्रुव के माउंटेन क्षेत्र में जल बर्फ और दुर्लभ खनिजों के खनन तथा नोकिया के 4G और LTE नेटवर्क की तैनाती के लिए इसको भेजा गया है। अब यहाँ पर क्या करेगा वो, अब जहाँ पर बर्फ वगैरह है, दुर्लभ खनिजों के खनन है, और जो नोकिया का 4G है ना, अब वहां पर स्थापित होगा। जो नोकिया का 4G चलता है ना, अब वो चंद्रमा पर स्थापित किया जाएगा, उसकी तैनाती के लिए इसको भेजा है। और IM-2 मिशन के लिए इंट्यूटिव, तो ये है इंटुइटिव मचिनेस की एथेना लैंडर का इसके अंदर उपयोग किया गया है, और ये स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। जिसकी भी कोई भी मिशन जाता है तो उसका रॉकेट याद किया करो, फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो इसको अच्छे तरीके से याद करना। ब्लू गोस्ट लैंडर चांद पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान है। यह लैंडर किस मिशन का हिस्सा था? ब्लू गोस्ट के बारे में वैसे तो मैंने अभी लगभग 5-7 दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने आपको करवा दिया है। तो ब्लू गोस्ट लैंडर चांद पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान है। यह लैंडर किस मिशन का हिस्सा है? तो ये है चांद के लिए प्राइवेट लैंडिंग मिशन। क्या है? चांद के लिए प्राइवेट लैंडिंग मिशन है, जो ये अब चांद पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान बन गया। तो अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी का ये लैंडर चांद पर उतरा है। टेक्सास की कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू गोस्ट लैंडर चांद पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान ये बन गया। इससे पहले पिछले साल प्राइवेट कंपनी इंस्टीट्यूट मशीन्स का ओडिसियस लैंडर चांद पर उतरा था। इससे पहले पिछले साल है प्राइवेट कंपनी है इंस्टीट्यूट मशीन्स, जिसका ओडियस जो लैंडर है वो चांद पर उतरा था। ये लॉन्च किया गया फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा। इसकी लैंडिंग हुई थी 3 मार्च 2025, और इस मिशन प्रकार केवल लैंडर है, कोई रोवर इसके अंदर शामिल है नहीं है। तो ये जो ब्लू गोस्ट लैंडर है चांद पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष है, यानी इनको एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई, किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है। किस देश ने 3 मार्च 2025 को शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन C3 लॉन्च किया है? किस देश ने 3 मार्च 2025 को शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन C3 लॉन्च किया? तो वो किया है अपने देश भारत ने। किसने लॉन्च किया है? अपने देश भारत ने। ये देखो तस्वीर में अपने राजस्थान के साथ भी इन्होंने समझौता किया है। किसके लिए? वो देखो, भारत ने 3 मार्च 2025 को शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन, तो इसके अंदर बात करें C3 की फुल फॉर्म की बात करें तो सिटीज कोलिएशन फॉर है को किरकुलरिटी यानी कि C3 लॉन्च किया है किसने? भारत देश ने। और यह पहल भारत के प्रो प्लेनेट पीपल यानी कि P3 दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें 3R सिद्धांत यानी कि कम करना, पुनर्उपयोग करना और पुनर्चक्रण करना, यानी कि कोई भी शहरों की बात करें अगर इसमें 3R सिद्धांत यानी कि कम करना, पुनर्उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना। तो इसमें देखो इसके साथ एक समझौता भी हुआ है SITII SS 2.0 समझौता। तो जयपुर में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें 1800 करोड़ की राशि 14 राज्यों के 18 शहरों के लिए आवंटित की गई है।
अब इस गठबंधन का मतलब होता है भी जो शहरी क्षेत्र है उनको सुदृढ़ करना, जो शहर है उनको नीति निर्माताओं, उद्योग जगत है उनके विकास है, उनके बीच में सभी को सहयोग बढ़ाना। तो ये एक वैश्विक क्षेत्र के अंदर बहुराष्ट्रीय गठबंधन जो शहर है उन सभी के बीच में कचरा प्रबंधन है, चाहे संसाधन दक्षता है, उन सभी के लिए इनका समाधान विकसित किया जाए। इसी के तहत भारत ने शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन C3 लॉन्च किया है। ये बड़ा गजब का पॉइंट है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भारत सरकार ने किसे नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा प्रदान किया है? भारत सरकार ने किसे नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा प्रदान किया? तो ये किया, एक तो भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम, और एक है भारतीय रेलवे वित्त निगम यानी कि IRCTC, और एक है IRFC। इन दोनों को नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा प्रदान किया गया है। तो भारत सरकार ने भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम IRCTC और भारतीय रेल वित्त निगम IRFC को नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा प्रदान किया, यानी कि PSU। और अभी 7 सूचीबद्ध रेलवे PSU को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है, यानी कि रेलवे से संबंधित जो PSU है उनको 7 जो सूचीबद्ध है उनको नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। ये इस प्रकार का प्रश्न पता नहीं URO के अंदर या पिछली बार LDC हाईकोर्ट में पता नहीं इस प्रकार का प्रश्न करंट में आया था। कौन सा भारत में पहली बार व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण के बारे में सही जानकारी है? 2021 और 23 के बारे में बात करें तो भारत में पहली बार व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण 2021-23 के बारे में सही है। पहला इसका सही है भी भारत में 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई। इसका पहला कथन एक ही बिल्कुल सही है। तो भारत में पहली बार व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण 2021-23 के अंदर किया गया है। इसमें देश में कुल 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई है। कितनी? 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई। यह सर्वे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों तथा व्यास नदी पर किया गया। जो ये सर्वे है ना, एक तो गंगा, एक ब्रह्मपुत्र और एक व्यास नदी पर किया गया। इस सर्वेक्षण के परिणाम प्रधानमंत्री मोदी ने गिर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक के दौरान घोषित है कि, और अभी मैंने आपको बताया ना पीछे पहला क्वेश्चन है आज का कि गिर गुजरात के अंदर है, तो वहां पर भी राष्ट्रीय उद्यान में बैठक हुई है। तो उन्होंने गुजरात के अंदर 2 दिवसीय यात्रा पर रहे, तो उन्होंने इसी बैठक के अंदर जो पहली बार नदी डॉल्फिन है उसका सर्वेक्षण किया। और सबसे ज्यादा बात करें किस राज्य में डॉल्फिन की संख्या है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर है 2397, और उसके बाद में है बिहार में 2220। तो सबसे ज्यादा नदी डॉल्फिन संख्या यूपी। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। एक पहला है, भारतीय क्रिकेट ने अपने सबसे बेहतरीन बाएं हाथ के स्पिनरों में से एक पद्माकर शिवलकर को खो दिया, जिनका मुंबई में 84 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। यानी कि बाएं हाथ के स्पिनर यानी कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं पद्माकर शिवलकर। कौन है? पद्माकर शिवलकर। इनका हाल ही में निधन हो गया, क्रिकेट के खिलाड़ी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मार्च 2025 को निर्णय दिया कि विकलांगता आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में माना जाना चाहिए। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया भी 4 मार्च को निर्णय दिया है कि विकलांगता आधारित जो भेदभाव है ना उसके खिलाफ जो अधिकार है उनको मौलिक अधिकार के रूप में माना जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने बात कही। ये थे वन लाइनर, और ये है टेलीग्राम ग्रुप है। कल मैंने देखो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको प्रमुख चर्चित स्थल मैंने कल आपको करवा दी। 3 बजे मेरी क्लास आती है लाइव, आज भी 3 बजे आपको लाइव क्लास मिलेगी चर्चित व्यक्ति की। ठीक है, बाकी ये देखो नोटिफिकेशन सब आपको, पशु परिचय सब कुछ आपको मिलता रहता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है मुंबई के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के दिए आंसर। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया? दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, जयपुर। इसका जवाब अब देखो अपनी यस्टरडे डोज। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? पी ए संगमा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो वो ले सकता है राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। ये थे कल की अपनी यशरी डोज। क्या बात, अभी लगभग कल मैंने देखा था एक विद्यार्थी ने बस जवाब दिया था, बाकी लगभग क्या है भीड़, ऐसे लग रहा है अभी भीड़ छंटने लगी है। काफी जब मैंने शुरुआत इसकी की थी तब लगभग सभी विद्यार्थियों के आंसर आ रहे थे, और धीरे धीरे जब मैं
आगे बढ़ रहा हूँ इनको लेकर, तब कमेंट आपके सभी के क्या है, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ है। अब आपको लग रहा है ना यहाँ पे कितनी भीड़ है, तो कमेंट बिल्कुल नहीं आ रहे। अब देखो आपके सामने है नतीजा। तो नेक्स्ट जो देखो, यह उदेशिका उत्कृष्ट गद्य काव्य है, यह परिपूर्णता की तस्वीर है। यह कथन किसका है? उदेशिका से संबंधित है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? और भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? इनका जवाब देना है अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में। ये थी क्लास आज की, और ये यूआरओ करंट अफेयर्स की बुक उपलब्ध है। बाकी यूआरओ ये करंट फर्स्ट ग्रेड की जो उपलब्ध है, ये मैं आपको लगातार इसमें रिवीजन भी आपको करवा रहा हूँ। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, और ये डेली वीकली वाली टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना। इसमें आपका करंट है वो अच्छे तरीके से तैयार होता जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।